नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अजमेर के चौहान। और जितने भी वीडियोस अब तक डाले हैं अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। फिर ये बच्चों वाली हरकतें मत किया करें, वीडियो नहीं मिल रहे हैं। इतने समझदार तो होंगे आप। और ये चीज़ें जो करवा रहा हूँ मैं बिल्कुल फ्री में कोई नहीं देगा। इतनी क्लास है ना, इसी क्लास को करवाने में 2-2 ढाई-ढाई घंटे ले लेते हैं टीचर। तो पढ़िए एक बार, आपने जो पढ़ रखा है तो रिविजन कीजिए, हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कंपेयर कीजिए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम पढ़ेंगे जानकारी के स्रोत। उसके बाद मतों के कुछ समर्थक हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्रमुख शाखाएं जो हैं उनके संस्थापक कौन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है महत्वपूर्ण शासक, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज चौहान, सारे डिस्कस करेंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देखना, सुनना, समझना, लिखना कॉपी में। सबसे पहला पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा है? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा है। कौन सा अभिलेख था? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सीसण अभिलेख था। और इसी ग्रंथ में हमें एक सिद्धांत देखने को मिलता है, अग्निकुंड का सिद्धांत। उस अग्निकुंड सिद्धांत में एक ऋषि ने यज्ञ करवाया था, ऋषि वशिष्ठ। और उसी यज्ञ से 4 वंशों की उत्पत्ति मानी जाती है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो कहीं ना कहीं चौहानों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है? पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ में। तो ये किसके द्वारा लिखा है? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा है। अगला है हमीर रासो। देखो हमीर रासो ये 2-3 हैं। एक तो है हमीर रासो, एक आपका हमीर महाकाव्य, एक है हमीर हट। हटी कौन था भाई? चंद्रशेखर था, तो चंद्रशेखर हो गया, तो आराम से लिंक हो जाएगा। और बच गया कौन सा? आपका हमीर रासो। तो इसके हो जाएंगे आपके सारंगधर। तो इनको आप क्या करेंगे? एक पेज लिया, उसमें लिखे, और जहाँ पे भी आप रहते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ इसको चिपका दो। बार बार देखेंगे, 5-4 बार देखेंगे, 5-4 दिन देखेंगे, याद हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट है बिसलदेव रासो। जो विग्रहराज चतुर्थ है उसको भी बिसलदेव कहते थे। तो इनके दरबारी कवि थे नरपति नाल है, तो इनके द्वारा ये बिसलदेव रासो है। तो ये भी चौहानों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज विजय, लास्ट में जय आ रहा है, जय से आपका हो जाएगा जयानक। ललित विग्रहराज, ये भी पृथ्वीराज विग्रहराज लिखा है, इसका मतलब चौहानों से संबंधित है। तो ये भी विग्रहराज के दरबारी कवि थे सोमदेव, इन्होंने लिखा था ललित विग्रहराज। इनकी प्रेम कथा का उल्लेख इसमें मिलता है। कानड़देव प्रबंध, ये पद्मनाथ के द्वारा लिखा है, ये भी याद रखिएगा। इधर देखें तो विग्रहराज चतुर्थ, ये देखो हरिकेली नाटक की इन्होंने रचना की थी। नीचे हम डिस्कस करेंगे विग्रहराज चतुर्थ को, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अमीर खुसरो का एक है, ये देखिएगा, खजाइन उल फतह है, इसको तारिक अलाई के नाम से भी जाना जाता है। ये भी थोड़ा सा दिमाग में जहन में रखिएगा। बिजोलिया शिलालेख में ये इंपॉर्टेंट है, बिजोलिया शिलालेख। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। नेक्स्ट है हर्षनाथ प्रशस्ति, गुवक के द्वारा रचित, ये जो सीकर में है अपनी। तो ये भी चौहानों से संबंधित है। तो मोटा मोटी ये चीज़ें आप थोड़ी सी 1-2 बार पढ़ेंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इन मतों के समर्थक कौन है? जैसे अग्निकुंड सिद्धांत है, तो अग्निकुंड सिद्धांत को मानने वाले कौन है? हाँ में हाँ मिलाने वाले कौन है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, चंद्रबरदाई तो होगा ही होगा। इसके अलावा मोहनोत नैणसी है, सूर्यमल मिश्रण है। ये भी बिल्कुल ये कहते हैं कि ठीक है, अब चंद्रबरदाई ने कह दिया, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिख दिया, तो इससे बड़ी क्या होगी बात। तो ये भी सही है। चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाले कौन हैं? आपके GH ओझा हैं, गौरी शंकर ओझा। वैसे पूछे तो नहीं जाते, फिर भी। ब्राह्मण वंशीय बताने वाले कौन है? अभी मैंने आपको बताया बिजोलिया शिलालेख इसी के बारे में उल्लेख करता है। और इसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, कायम खां रासो। विदेशी मानने वाले कौन हैं? कर्नल जेम्स टोड हैं। ये तो अलग से ही अपने मत रखते हैं। चौहान वंश की प्रमुख शाखाएं, तो इनमें सबसे पहले मूल शाखा क्या है आपकी? सांबर है, शाकंभरी है, वासुदेव चौहान इसके संस्थापक हैं। सन वगैरह 551 है, याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। और राजधानी इन्होंने बनाई थी अहित छत्रपुर। नाडोल, देखो ना आ रहा है, नाक किसने काटी थी? लक्ष्मण ने काटी थी, तो ऐसे लिंक कर लीजिएगा। जालोर या जबालीपुर, एक तो मैंने प्रतिहार पढ़ाया था, आपको बताया होगा। जालोर और जबालीपुर को सबसे पहले प्रथम राजधानी किसने बनाई थी? वत्सराज ने बनाई थी, त्रिपक्षीय संघर्ष से हारने के बाद, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लिंक करते रहिएगा। अब हम अजमेर के चौहान वंश में आ गए, तो वही जालोर और जबालीपुर की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे संस्थापक कौन हो जाएंगे? आपके कीर्तिपाल हो जाएंगे। अजमेर, ये तो नाम से ही होगा, अजयराज। सिरोही, तो सिरोही के संस्थापक हैं आपके लुम्बा, थोड़ा सा रख लीजिएगा याद। रणथंभौर, इसके हैं गोविंदराज। ये तो हम अलग से टॉपिक भी लेंगे क्योंकि ये 2nd ग्रेड में मेंशन कर रखा है अलग से। और बूंदी में जो हाड़ा चौहान है उसके संस्थापक आपके देवा चौहान। ठीक है,
अब देखिए महत्वपूर्ण शासक, हमारी कहानी यहाँ से शुरुआत होती है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले देखो ये क्रम भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले अजय राज को हम डिस्कस करेंगे, मोटा मोटी अर्णोराज को डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट विग्रहराज, और उससे भी इंपॉर्टेंट पृथ्वीराज चौहान। याद भी बड़ा आसानी से रह जाएगा। देखो ए वाले दो हैं, ए से हो जाएगा अजय राज, ए से हो जाएगा अर्णोराज, और यहाँ देखो वी है और यहाँ पे भी क्या है, वी है, विग्रहराज और पृथ्वीराज चौहान। थोड़ा सा लिंक करेंगे, याद हो जाएगी। अजय राज के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक तो इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी, कब की थी, 1113 में। 1113 देखो तो 1 2 3 लास्ट में 3 लिख दो, तो 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी, अजय राज ने की थी। दूसरा फैक्ट है कि सोमल देवी इनकी पत्नी थी और इनकी पत्नी के नाम पर इन्होंने सोने व चांदी के सिक्के चलाए थे। अलग विशेषता है ना, तो ये पूछी जा सकती है। गढ़बिडली दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, तो एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में है, तो अजमेर वाला ध्यान रखिएगा, अजमेर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद है अर्णोराज। देखो अर्णोराज में भी कुछ ज़्यादा विशेष चीज़ें याद नहीं रखनी, दो ही बातें हैं। एक तो देखो अर्णोराज है ना, जब भी अर्णोराज दिमाग में पड़े, इस अण्य को न मान लो। न मानते क्या हो गया, अन्न हो गया, अन्ना सागर, ऐसे ही लिंक कर लेना। अन्ना सागर जेल के निर्माता कौन है, अर्णोराज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा जहन में रहे तो रख लेना, 1133 से 1155, 11 से डिवाइड हो रहा है। एक इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी एक विशेष बात है, याद रखिएगा। चौहानों के पितृहंता कौन है, जगदेव हैं। जैसे मैंने गुज्जर प्रतिहारों के पितृहंता बताया था, कमेंट करके बताना कौन थे, वो पढ़ाया था मैंने। तो चौहानों के पितृहंता कौन है, आपके जगदेव हैं, ये अर्णोराज के बेटे थे। तो नेक्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ, और इसको हम विसल देव के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी विसल देव नाम सुने, कोई झील सुने, कोई प्रशस्ति वगैरह ध्यान में आए, तो समझ जाना वो चौहानों से ही संबंधित होगी। और चौहानों में किस चौहान से, विग्रहराज चतुर्थ से। ठीक है, चौहानों का स्वर्णकाल। इसके अलावा दिल्ली के जो तोमर राजा हैं उनको हराकर दिल्ली पर सर्वप्रथम अधिकार इन्होंने किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। थोड़ा सा लिंक कर लीजिएगा, दिल्ली के तोमर वंश हराया, दिल्ली पे अधिकार किया। बीसलपुर बांध जो टोंक में है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, आपकी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई है। इनकी उपाधि बड़ी फेमस है, कवि बांधव की उपाधि है, किसने दी है, जयानक भट्ट ने दी है, इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज चतुर्थ ने ये हरिकेली नाटक लिखा है एक संस्कृत भाषा में। इसके अलावा ये ललित विग्रहराज है, बिसल देव रासो है, ये इनके दरबारी कवि थे, सोमदेव और नरपति नालय, इनके द्वारा लिखे गए हैं। इनमें कि विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी, कहाँ पे, अजमेर ने, जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़े के नाम से जाना जाती है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने इसको नाम बदल दिया, इसको मस्जिद में परिवर्तन कर दिया। तो आज तो हम ये कहते हैं कि 2.5 दिन का झोंपड़ा, लेकिन उससे पुराना इतिहास पढ़िए, वो चीज़ें बनाई किसने थी, है ना। तो विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, तो बड़े उम्दा काम किए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद अगला है पृथ्वीराज चौहान, जो चौहानों का सबसे प्रतापी शासक है। तो अजमेर चौहान के वंश का अंतिम वह प्रतापी शासक दलपुंगल और रायपिथोरा, ये इनकी उपाधियां हैं और बड़ी फेमस हैं। और सीधा प्रश्न आता है, दलपुंगल की उपाधि किसे दी गई है, तो पृथ्वीराज चौहान को दी गई है, तो इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, दलपुंगल वाली को। और दिल्ली में ये पिथोरा रायगढ़ किले का निर्माण करते हैं, तो उसकी इसी नाम से एक और उपाधि है, राय पिथोरा। पृथ्वीराज चौहान के अभियान क्या क्या हैं, क्या क्या इनके युद्ध थे, तो सबसे पहला है नागार्जुनो और भंडानको गंधवन। कौन थे ये इनके चाचा भाई थे। वो कहते हैं ना कि शुरुआत हमेशा घर से होनी चाहिए। महज ये 11 साल की उम्र में राजा बन जाते हैं, लेकिन इनकी संरक्षिका कौन होती है, इनकी माता होती है, क्या नाम था उसका, कर्पूरी देवी, पिता सोमेश्वर और इनकी कर्पूरी देवी। तो ये नागार्जुन और भंडार के ये हड़पना चाहते थे, अजमेर से दिल्ली तक का राज्य विस्तार किया, और दिल्ली में कौन सा किला बनाते हैं, ये पिथौरा रायगढ़ किला। तो थोड़ा सा लिंक कर लेना। इसके बाद अगला युद्ध है महोबा का युद्ध, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी सन बहुत पूछी जाती है, 1182, थोड़ा सा जहन में रखिएगा। इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया था। दूसरा एक फेवरेट प्रश्न है कि चंदेल सेनापति आल्ला और उद्दल इसमें मारे गए थे। अब इनका नाम हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये महान सेनानायक थे, वीर थे, और जो वीर होगा उसका प्रश्न तो बनेगा, इतिहास में नाम होगा। तो चाहे बोर्ड आरपीएससी कराए चाहे रमसा बोर्ड कराए, ध्यान में रखना है इस प्रश्न को। आल्ला और उद्दल महोबा के युद्ध से संबंधित है। नागौर का युद्ध, तो नागौर का युद्ध कब हुआ था, 1184 में हुआ था, सन वगैरह नहीं पूछे जाएंगे और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान और चालुक्य नरेश भीमदेव सेकंड के मध्य हुआ था। किस लिए हुआ था, ये इच्छनी के कारण हुआ था।
ये आबू की एक सुंदरी थी, राजकुमारी थी। तो इन दोनों की इच्छा हुई, इच्छा से आपको याद रखना है इच्छिनी के कारण, है ना, कि विवाह करें, लेकिन अनिर्णायक रहा ये युद्ध, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है चौहान गहडवाल का संघर्ष। अब गहडवाल सुनते ही आपके जहन में आ रहा होगा कन्नौज वाला जयचंद गहडवाल, और आपके जहन में आ रही होगी संयोगिता। कौन थी ये संयोगिता? जयचंद गहडवाल की पुत्री थी। और जो पृथ्वीराज चौहान था वो तो वीर था, खतरनाक था, इसको भगा के लेके गया, इससे शादी की। अब सिंपल सी बात है, किसी के बाप के सामने उसकी बेटी को कोई उठा ले जाए तो कौन राजी रहेगा? तो ये जयचंद गहडवाल, इसको पता था कि अकेला तो मैं सामना कर नहीं सकता, इतना बड़ा महान है, इतना बड़ा वीर है। तो ये चला जाता है गौरी के पास। अब गौरी के पास चला जाता है तो युद्ध होते हैं कौन से, वो आपको याद रखनी है। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, और दूसरा 1 साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। पहला युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को इतना भयंकर तरीके से हराया जाता है कि उसके चलने की हिम्मत नहीं रहती, फिर भी उस पर दया भाव करके गौरी को छोड़ दिया जाता है। तो इसका फ़ायदा उठा के तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उसमें गौरी की विजय होती है। और इसमें पृथ्वीराज की मृत्यु से संबंधित कुछ मत हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग मत हैं, इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो यहाँ तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था, और किस में किसने विजय की थी। ये मैंने थोड़ा सा याद नहीं रखना, ये सिर्फ जानने के लिए, आपको समझने के लिए। ये 1191 से पहले की चीज़ें हैं। ये कुछ इतिहासकार हैं जो अपने ग्रंथों में बताते हैं कि इससे पहले भी, तराइन के युद्ध से पहले भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच काफ़ी सारे युद्ध हुए हैं। जैसे अमीर महाकाव्य है जो नैनचंद, जो आपका नैनचंद सूरी के द्वारा लिखा है, तो उसमें ये बताता है कि 7 बार सामना हुआ था मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान से, और 7 बार मोहम्मद गौरी को हार मिली थी। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, उसमें 21 बार का वर्णन है कि 21 बार युद्ध हुआ और 21 के 21 बार मोहम्मद गौरी आ रहा था। और मज़े की बात तो यहाँ देखो, प्रबंध चिंतामणि ये कहता है कि 23 बार आमना सामना हुआ और 23 के 23 बार पृथ्वीराज चौहान जीता था। तो समझ सकते हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वीर रहा होगा। तो ये तो सिर्फ समझने की बातें हैं। तो 1192 में गौरी की विजय हो जाती है, तो भारत में एक बार फिर मुस्लिम शासन की यहाँ पे स्थापना हो जाती है, और पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम वीर साहसी हिंदू सम्राट था, वो यहाँ पे किस्सा खत्म हो जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित कई प्रचलित मत हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो है, चंद्रप्रदाय स्वयं लिखते हैं, और वो आंखों देखी घटना का हाल सुनाते हैं कि गौरी को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहाँ शब्द भेदी वाण से पृथ्वीराज ने गौरी को मार डाला, और वहीं पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज के पास एक बड़ी कला थी, वो शब्दों से बाण चला दिया करते थे। तो इस युद्ध में बताते हैं कि गौरी ने इन दोनों की, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी और इनको बंदी बनाकर गजनी ले गए। तो वहाँ पर चंद्रप्रदाई जो हैं वो एक कविता सी बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो इसे पृथ्वीराज चौहान समझ आते हैं, और ठीक निशाना लगता है मोहम्मद गौरी भी। और कुछ इतिहासकार जो हैं वो अलग ही किस्सा सुनाते हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि चंद्रप्रदाय ने कहा तो सही था, लेकिन निशाना गलत लग गया। अब निशाना गलत लग गया तो चंद्रप्रदाय जो है वो डरने लगा, कांपने लगा, सोचा अब तो हमारी खैर नहीं है। तो उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को ख़त्म कर दिया, क्योंकि दूसरे से अच्छा है अपना कोई मौत के घाट उतार दे, और स्वयं भी वहाँ पे मर गया था। तो अलग अलग किस्से हैं। जैसे मिनहाज सिराज है, तो वो कहता है कि गौरी ने तराइन के युद्ध में ही पृथ्वीराज को मार दिया। तो अलग अलग किस्से हैं। तो ये अजमेर का चौहान वंश था, और इसके बाद गोविंद राज जो इसका पुत्र था वो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करता है। तो ये हमारे अजमेर के चौहान थे, मोटा मोटी हमने डिस्कस कर लिया है। ये चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स बना के इनको बार बार रिवीजन करेंगे तो लास्ट टाइम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो एक बार पुनः इनको रीडिंग लगा लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और वीडियो को लाइक वगैरह तो आप करते नहीं हो, ये तो मुझे पता लग गया, पर कोई बात नहीं, आपका भला हो। धन्यवाद।